अच्छा जी, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा था हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल कंपोजिटी उसकी टाइप्स होती हैं, ये देखा। उसके बाद हमने वन टेल टू टेल टेस्ट देखा। राइट टेल, उसमें वन टेल में हमारे पास फर्दर उसकी डिवीजन आ जाती है, लेफ्ट टेल और राइट टेल। हमने ये सारे जो हैं टेस्ट देख लिए थे। इसके बाद हम देख रहे हैं, आज यहाँ से हमें स्टार्ट करना है deciding upon an appropriate test. Now the question arises that how you should decide upon an appropriate test. While deciding upon an appropriate test, the following hints are helpful. Number one, if we are looking for a definite decrease, अगर हमने किसी चीज़ में डिक्रीज देखना हो तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, थीटा लेस देन थीटा नोट। अब ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी होती है, और हमें जो हमने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है ना, वो भी हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया थीटा लेस देन थीटा नोट, वी यूज वन साइडेड लेफ्ट टेल, इसको हम लेफ्ट टेल कहेंगे। इफ वी आर लुकिंग फॉर अ डेफिनेट इंक्रीज, अगर कोई हम इंक्रीज देखना चाहते हैं तो हम थीटा ग्रेटर देन थीटा नोट करेंगे, और इसमें हम क्या यूज करेंगे, राइट टेल। इंक्रीज होगा तो ग्रेटर देन, ये आपको पता ही है, और डिक्रीज होगा तो लेस देन, और ये हमने यूज किसमें करनी है, नोटेशंस H1 में। नेक्स्ट है थर्ड वाला, इफ वी आर लुकिंग फॉर एनी चेंज, जहाँ पे भी मैंने आपको कल बताया था, चेंज की बात हो, डिफरेंस की बात हो, अफेक्टिवनेस की बात हो, इस तरह की चीज़ों की हो जिसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं है, मतलब उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम नॉट इक्वल टू का केस करते हैं। इक्वल टू हमारा आ जाता है एच नोट में, और H1 में आ जाएगा नॉट इक्वल टू। we use टू साइडेड टेस्ट। अब देखेंगे नॉट इक्वल टू का फर्दर मतलब क्या होता है, लेस देन भी इसमें आता है, ग्रेटर देन भी आता है। कल मैंने आपको बताया था ना, नॉट इक्वल टू की दो टाइप्स होती हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, इसलिए इसको हम टू साइडेड टेस्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन होता तो ये वन साइडेड होता, क्योंकि उसमें एक ही साइड है। अगर ये लेस देन होता तो भी वन साइडेड होता। अब नॉट इक्वल टू है तो ये टू साइडेड है। नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द टेस्ट, अगर हमारे पास एच नोट ये हो, H1 हो, ये हो जाए लेस देन, ठीक है। एज आपको या तो गिवन होगा नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, या ऑल्टरनेटिव आपने दूसरा खुद बनाना होगा। एक गिवन होगा तो दूसरा ऑपोजिट आपने खुद बनाना होगा। अगर आपको ये लेस देन वाला गिवन है तो इसका मतलब है इसके एच नोट में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट टेल हो गया। और ये रिजेक्शन रीजन इसका कहाँ पे लाई करेगा, द रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट टेल ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एज नोट। अभी हमने जो कल पिक्चर्स देखी थी, डायग्राम सॉरी हमने कल देखी थी लेफ्ट टेल के लिए, देखिए इसके लेफ्ट टेल पे है ना ये हमारे पास। अगर ये राइट टेल होता, ग्रेटर देन होता, तो ये राइट टेल पे होता। नेक्स्ट अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो जाए तो ये राइट टेल होगा। द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इन द राइट टेल ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एज नोट। अगर ये नॉट इक्वल टू का केस आ गया तो ये टू टेल टेस्ट होता है। द रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये आपको पता है लेफ्ट टेल होगा, टू साइडेड होगा, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट टेल पे भी होगा, राइट टेल पे भी, दोनों साइड्स पे होगा। अगर वो लेफ्ट टेल होगा तो वो इस साइड पे होगा, अगर वो राइट टेल होगा तो इस साइड पे होगा, अगर वो टू साइडेड होगा तो वो दोनों टेल्स पे लाई करता है। पता है आपको कि ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, ये जो ये लाई कर रही हैं। इससे साइड वाला एरिया आपका रिजेक्शन रीजन कहलाता है, और ये दरमियान वाला एरिया आपका एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिमार्क्स, द नेम्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट आर एसोसिएटेड विद ऑर्डर। अब अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ये जो टेस्ट हैं ये सारे बेस किस पे करते हैं, H1 पे बेस करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस पे बेस करते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने जो अपना क्रिटिकल रीजन बनाना होगा वो हम इसको देख के बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इसको देख के बनाते हैं, इसको देखकर नहीं बनाते हैं, एच नोट को देखकर नहीं बनाते हैं। The choice of one-tailed left-tailed test, one-sided right-tailed test, or the two-sided depends upon the type of alternative hypothesis. ठीक है, या आप याद रखना हमेशा H1 की बेस पे हम काम करते हैं। एरियर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारे पास, अब इसकी भी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। सैम्पल एविडेंस इज
Sample evidence is used to test the null hypothesis H naught. The sample evidence is used to test the null hypothesis H naught if the sample evidence convinces us that H naught has only small chance of being true. अगर देखिए हम जो है एच नोट को बहुत छोटा उसका यानी कि मतलब स्मॉल चांस हो उसके ट्रू होने का, तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो गलत है, थोड़े चांसेस है वो ठीक है, ज़्यादा चांसेस होंगे तो वो गलत है। तो वो से एच नोट इज अनरीजनेबल एंड रिजेक्ट एच नोट। अगर किसी चीज़ के थोड़े चांसेस ठीक होने के हों, ज़्यादा गलत होने के हों, तो इसका मतलब हम उसको रिजेक्ट एच नोट करेंगे। we don't reject एच नोट, therefore we। आज ये इतनी लेट आ रहे हैं सब बार बार। इसकी यहाँ से आपने डेफिनेशन देख लेंगे एरर ऑफ इन्फ्रेंस क्या होता है, कि आपके जो इन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, इसमें आपके पास एरर कहाँ से आएगा, ये आपने ये देख लेना है इस जो है पैराग्राफ से। अब हमारे पास है therefore there are two alternative hypotheses, reject H naught, reject the null hypothesis on the basis of the sample evidence, accept the null hypothesis on the basis of the sample evidence। अब ये आपने जो reject H naught करना है या accept H naught करना है, ये आपने sample evidence की बेस पे करना है, जो आप कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक जो आपको गिवन होगा उसकी बेस पे जो आप कैलकुलेट करेंगे, अपना क्रिटिकल रीजन देखेंगे, उसकी बेस पे आपने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होगा। फर्दर है हमारे पास देयर आर टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर ऑफ नल हाइपोथेसिस। The null hypothesis is true, the null hypothesis is false। ये हमारे पास बेसिकली जो है एच नोट की नेचर होती है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। Thus, in hypothesis testing, one and only one of the following four possible outcomes will occur। और हमारे पास इसके four possible outcome है। If the null hypothesis is true, we may reject it leading to the wrong decision। अगर देखिए हम जो है अपना null hypothesis वो हमारा ठीक है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम रॉन्ग डिसीजन करते हैं ना। एक चीज़ ठीक थी उसको हमने गलत कह दिया, तो हमने रॉन्ग डिसीजन किया, ठीक है। इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर एक चीज़ ठीक है वो मे एक्सेप्ट, और हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं या रिजेक्ट करते हैं, इज लीडिंग द करेक्ट डिसीजन। अगर एक चीज़ ठीक है उसको हम ठीक कहते हैं तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन होता है। और एक इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अगर नल हाइपोथेसिस गलत है, वी मे एक्सेप्ट, एक गलत चीज़ थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी हमारा रॉन्ग डिसीजन होता है। इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अगर एक चीज़ गलत है, वी मे रिजेक्ट, उसको हम गलत ही कहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। एक चीज़ ठीक है उसको हम गलत कह रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग डिसीजन है। एक चीज़ ठीक है और उसको हम ठीक कह रहे हैं तो ये हमारा ठीक डिसीजन है। नेक्स्ट है, अगर एक चीज़ गलत है और उसको हम ठीक कह रहे हैं तो ये हमारा गलत डिसीजन। ये चार पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपने देख लेंगे, फिर नेक्स्ट इसका फर्दर टेबल बना होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। अभी टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज में, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपके वाइवा में, हर जगह पूछा जाएगा। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर इज मेड बाय रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एच नॉट इज एक्चुअली ट्रू। अब ये कैसे बनता है? टाइप 1 एरर का मतलब है कि एरर आया है बाय रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एच नॉट इज ट्रू। एक चीज़ ठीक थी, ठीक है, एक चीज़ ठीक थी उसको हमने गलत कहा, तो ये हमारा क्या होगा? टाइप 1 एरर। जैसे कि अगर कोई कोर्ट में जाता है, वो होता नहीं है, वो मतलब इनोसेंट है, लेकिन उसको जज जो है गिल्टी प्रूव कर देता है, तो वो हमारा क्या हो गया? टाइप 1 एरर। नेक्स्ट है टाइप 2 एरर इज मेड बाय एक्सेप्टिंग एच नोट इफ एच 1 इज एक्चुअली ट्रू। और टाइप 2 एरर कैसे बनता है? अगर जो है हमारा वो मुलजिम है, कोई जाता है कोर्ट में और उसको जज प्रूव कर देता है कि ये इनोसेंट है, तो ये हमारा टाइप 2 एरर होता है। गलत को सही कहना टाइप 2 एरर, सही को गलत कहना टाइप 1 एरर, ठीक है। अपने माइंड में रखना है, सही को आपने गलत कहा तो ये आपका टाइप 1 एरर हो गया, गलत को आपने सही कह दिया तो आपका टाइप 2 एरर हो गया। दीज 4 पॉसिबिलिटीज। अब जो हमने 4 पॉसिबिलिटीज पढ़ी है, इसकी नेक्स्ट पेज पे आपको चार्ट जो है टेबल की फॉर्म में दे दिया है पॉसिबिलिटीज को। अब हमारे पास एच नोट की हमने ऊपर देखा था कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एच नोट ट्रू होगा या एच वन ट्रू होगा। एच वन ट्रू का मतलब ये भी होता है कि एच नोट फॉल्स होगा,
ठीक है, दो ही मतलब है ना इसके, एच नोट ट्रू है या एच नोट फॉल्स है। आप ये भी कह सकते हो या इस तरह लिख सकते हो, एच नोट इज ट्रू और एच वन फॉल्स, एच वन इज ट्रू सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद है नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होते हैं, या तो हम रिजेक्ट एच नोट करेंगे या एक्सेप्ट एच नोट करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहे डोंट रिजेक्ट एच नोट को ना देखें, आप देखें रिजेक्ट एच नोट या फिर एक्सेप्ट एच नोट, यही हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, एच नोट को रिजेक्ट एक्सेप्ट होने की, और यही पॉसिबिलिटी है या तो एच नोट ट्रू होगा या एच नोट फॉल्स होगा। अगर हमारे पास देखें एच नोट ट्रू था, ठीक है, एक चीज़ ठीक थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक चीज़ को गलत कह दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, टाइप वन एरर हो गया। अगर हमारे पास एच नोट फॉल्स था, गलत ही था, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमने करेक्ट डिसीजन किया, गलत को गलत कह दिया, हमने करेक्ट डिसीजन किया। नेक्स्ट फर्दर थर्ड टाइप है एच नोट इज ट्रू, एच नोट ठीक था और हमने एक्सेप्ट किया, सही को सही कहा तो भी हमारे पास करेक्ट डिसीजन हो गया। एच नोट इज फॉल्स, गलत, एक चीज़ गलत थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टाइप टू एरर हो गया। ये याद रखना है आपने, ठीक चीज़ को गलत कहना है तो आपका क्या हो जाता है, टाइप वन एरर, गलत है और उसको सही कह देना है तो टाइप टू एरर। ठीक है, अब ये हमारे पास टाइप वन टाइप टू, अगर आपको भी आता है तो आप टेबल भी बना सकते हैं और डेफिनेशन भी लिखनी है आपने। डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, रिजेक्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू। देखिए, रिजेक्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू। टाइप टू एरर क्या है, एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको फर्दर हम प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको हम प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, ठीक है, ये टाइप वन एरर की अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है, अल्फा। ठीक है, अगर आपको कभी एमसीक्यूज में आ जाए अल्फा क्या होता है, तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर। क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू, रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू। ठीक है, अपने माइंड में गलत कह रहे हो आप जबकि वो चीज़ सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई इनोसेंट कोर्ट में जाता है तो उसको वो गिल्टी प्रूव कर देते हैं, तो ये हमारा टाइप वन एरर है। नेक्स्ट इसका जो है ऑपोजिट क्या होता है, वन माइनस अल्फा। वन माइनस अल्फा हमने भी लास्ट चैप्टर में देखा था, हमारे पास क्या होता था, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज, और ये हमारा करेक्ट डिसीजन होता है। ठीक है, हमारा वन माइनस अल्फा क्या होता है, करेक्ट। ये क्या है, इसका ऑपोजिट हो गया ना, यहाँ पे रिजेक्ट था तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू, कि हमारा क्या हो जाता है, वन माइनस अल्फा हो गया। अब आपको ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेकंड थर्ड पे क्या होता है, अब टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ये जो हमारा टाइप टू की प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज फॉल्स, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच नोट इज, एच वन इज ट्रू लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एच नोट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लास्ट है हमारा वन माइनस बीटा। अब वन माइनस बीटा को हम क्या कहते हैं, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच वन इज ट्रू, और इसको हम आपने याद रखना है, फर्दर क्या कहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट हमारे पास क्या होता है, वन माइनस बीटा। हमारा अल्फा क्या होता है, टाइप वन एरर, वन माइनस अल्फा क्या होता है, करेक्ट डिसीजन है, बेसिकली इसको हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। बीटा क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, और वन माइनस बीटा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट फर्दर उन्होंने उसको टेबल में ऊपर तो हमें बताया हुआ था कि जस्ट ये हाइपोथेसिस और उनकी कंक्लूजन की बेस पे आप कैसे कह सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में बता दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप वन एरर को अल्फा, टाइप टू एरर को बीटा, और वन माइनस बीटा इसको, और इसको वन माइनस अल्फा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, और ये हमारा जो स्टेप है, हमने 6 स्टेप्स करने होंगे, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे पास, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद विच वी आर विलिंग टू अ रिस्क ऑफ टाइप वन एरर। हमारे पास क्या है, ये देखिए, बेसिकली द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हमारे पास की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है विद विच वी आर विलिंग टू रिस्क टाइप वन एरर। टाइप वन एरर को जो रिस्क मैक्सिमम जो हम एक्सेप्ट करते हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इनसाइड द क्रिटिकल रीजन एच नॉट
इज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। अभी हम इसको अल्फा भी कहते हैं, आपने याद रखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के, या इसको हम नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं 1 माइनस अल्फा को, जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसको कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कहते हैं और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जब आपको 1 माइनस अल्फा गिवन ना हो या फिर अल्फा गिवन ना हो तो हम 1 माइनस अल्फा गिवन ना हो तो हम अप्रोक्सीमेटली 95% लेते हैं या हम 99% लेते हैं। ठीक है, अगर हमें वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना गिवन हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में हमने देखा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर आपको द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज फॉल्स, अब ये भी याद रखना है आपने एमसीक्यूज के लिए, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। इसको हम साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, साइज ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल प्री असाइंड वैल्यू। वी से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कुछ हो सकती है, आपको 10% कह सकते हैं, 1% कह सकते हैं, 5% कह सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आप 5% या 1% लेते हैं। यूजली हम 5% कंसीडर करते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, which is generally specified before any sample are drawn, so that the results obtained will not influence our choice. अच्छा, अब आपने याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन और इसको हम कैसे लिखते हैं। बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस अल्फा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये डेफिनेशंस आपने याद कर ली है। नेक्स्ट अब उन्होंने हमें कहा है, एग्जाम्पल है 13.2, द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी इन अ ट्रायल अटेम्प्ट्स टू शो दैट द डिफेंडेंट इज गिल्टी। अब देखिए कहा उन्होंने डिफेंडेंट इज गिल्टी, द ट्रायल कैन बी thought of a test of the hypothesis since the decision is made so as whether the defendant is guilty or innocent। अब हमने देखना है कि वो जो हमारे पास मतलब जो कोई मुलजिम है वो जाता है तो गिल्टी है या इनोसेंट है। नंबर 1 है हमारे पास, state the null and alternative hypothesis of the interest of the prosecuting attorney। सबसे पहले तो आपने H नोट और H1 को लिखना है, तो आप H नोट को लिखेंगे डिफेंडेंट इज इनोसेंट, या फिर H1 आपका हो जाएगा उसका ऑपोजिट डिफेंडेंट इज गिल्टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिफेंडेंट इज इनोसेंट और ये डिफेंडेंट इज गिल्टी। अब यहाँ पे आपको डिफेंडेंट इज गिल्टी गिवन था क्वेश्चन में, जिसका मतलब है आपको H1 की स्टेटमेंट गिवन थी यहाँ पे। डिफाइन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब आपने इसमें से टाइप 1 और टाइप 2 एरर निकालने के वो क्या होंगे। अब ये आपके पास H नोट और H1 तो आ गया। नेक्स्ट टाइप 1 एरर आप कैसे लिखेंगे? टाइप 1 एरर वुड अकर इफ द डिफेंडेंट वर फाउंड गिल्टी। अगर आपका डिफेंडेंट है वो गिल्टी प्रूव हो जाए, इनफैक्ट द डिफेंडेंट इज इनोसेंट। हमारा क्या होता है? ये रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू। अब H नोट ट्रू ये आ गया यहाँ पे और हमने यहाँ पे लिख दिया रिजेक्ट H नोट, मतलब हमने H नोट को रिजेक्ट करते हैं। हमारा H नोट क्या है? डिफेंडेंट इज इनोसेंट। अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? डिफेंडेंट इज गिल्टी। अब यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया डिफेंडेंट इज फाउंड गिल्टी, डिफेंडेंट फाउंड गिल्टी, इनफैक्ट डिफेंडेंट वर इनोसेंट, मतलब डिफेंडेंट को हमने गिल्टी प्रूव कर दिया जबकि वो इनोसेंट है। ठीक है, और टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर अकर इफ द डिफेंडेंट वर फाउंड इनोसेंट, इनफैक्ट द डिफेंडेंट इज गिल्टी। अब यहाँ पे क्या है? टाइप 2 एरर क्या होता है हमारा? एक्सेप्ट H नोट। हमने देखिए H नोट आगे था जो वो यहाँ पे हमारा आ गया डिफेंडेंट इज गिल्टी, और यहाँ पे भी हमने कह दिया कि इनोसेंट। हम एक्सेप्ट H नोट कर रहे हैं जबकि हमारा क्या है? H1 जो H नोट है वो फॉल्स है। H नोट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि हमारा H नोट फॉल्स है, तो यहाँ पे इसका फॉल्स वाला आ गया डिफेंडेंट इज गिल्टी। ये हमारा टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, टाइप 1 एरर को लिखने का तरीका क्या है? आपने जो है रिजेक्ट H नोट करते हैं, इसका मतलब H1 वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी और H नोट वाली उसके बाद आ जाएगी। अब टाइप 2 एरर क्या कैसे लिखेंगे आप? आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी पहले यहाँ पर टाइप 1 एरर H नोट की और बाद में आ जाएगी H1 की। स्टेप हमारा होता है, अब ये सारे स्टेप्स जो आपने ये काम करने हैं, आपने ये डेफिनेशंस करनी है। क्वेश्चंस आप करेंगे तो वो आपका देखेंगे बिल्कुल इजी 6 स्टेप्स होंगे, वो तो आपकी अलग चीज़ है, ये आपकी थ्योरी है बेसिकली। स्टैटिस्टिकल डिसीजन क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल स्पेसिफाई फॉर ईच पॉसिबल सैम्पल आउटकम वेदर द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड और नॉट। इट इज कॉल्ड डिसीजन फंक्शन और डिसीजन क्राइटेरिया।
अब डिसीजन क्राइटेरिया बेसिकली हमने क्रिटिकल रीजन को कहते हैं कि हमने जो क्रिटिकल रीजन बनाना है ना कि जी लेस देन अल्फा, जी लेस देन जी अल्फा बाय 2, इस तरह से अगर हम रिजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा डिसीजन रूल होगा, ये इसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन कैसे करते हैं? टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लीड्स टू वन ऑफ द टू कंक्लूजंस if we observe value of the test statistic falls in the critical region। अब देखें अगर कोई ऑब्जर्व वैल्यू हमारी मतलब जो हम जी टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारी रिजेक्शन रीजन में आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में। और अगर हमारा जो है नेक्स्ट इज ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी मिस क्या कह रही हैं, जब आप कल देखेंगे स्टेप्स करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी वैल्यू है और उसकी बेस पे हम कैसे कंक्लूजन कर रहे हैं। इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, अगर जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती है वो क्रिटिकल रीजन में नहीं आती, तो द हाइपोथेसिस नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड, तो इस केस में वैसे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। It is then stated that there is insignificant evidence to make a decision। अब बेसिकली थ्योरी आपने पढ़ने के लिए है, पढ़ने की हद तक है, अभी जब इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा, वो थ्योरेटिकल से ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस describes a process of describes the process of testing of hypothesis to gain a general impression about the parameter। अब ये जो है बेसिकली टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? हमें जो है हमारा पैरामीटर्स के बारे में इंप्रेशन देते हैं। नो डिसीजन इज इमिनेंट और इवन implied in this case a level of significance is not present, instead we investigate the values of alpha that would lead to a reject of h naught as opposite to alpha। अब बेसिकली आप पढ़ लेना, यहाँ से इतना इसको रेट करने की जरूरत नहीं है, या लीड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है। नेक्स्ट हमारे जो बेसिकली है स्टेप्स आती हैं, स्टेप्स टू फॉलो व्हेन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, वो क्या स्टेप्स हैं उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखना है बिफोर एनी सैंपल ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड। अब जो जो आपको क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होती हैं आपने वो लिख लेनी होती हैं। सेकंड क्या होता है? आपने फॉर्मुलेट करना है अपने एच नोट को और एच वन को। ठीक है, आपने एच नोट लिखना क्या आता है आपका और एच वन क्या आता है वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, आपने वो लिखना होगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखना होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होगा। थर्ड स्टेप आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा अल्फा इक्वल टू 0.05, अल्फा इक्वल टू 1%, जो अल्फा इक्वल टू 10%, जो भी गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो आप 5% लेते जरूर है, आपने सेकंड स्टेप लेना जरूर है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक आता है, आपने जो भी टेस्ट अप्लाई करना है, जी अप्लाई करना है, टी अप्लाई करना है, एफ अप्लाई करना है, काई स्केल अप्लाई करना है, वो टेस्ट आपने उसके फॉर्मूला लिखना होगा। फिफ्थ में स्टेप में आपका क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू या फिर क्रिटिकल रीजन। बेसिकली इसको बुक में तो इस तरह से दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है स्टेप लेती हूँ फिफ्थ वाला, कैलकुलेशंस। टेस्ट इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कैलकुलेशन करना, जो वैल्यू सारी इंसर्ट करके फार्मूला में कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की, हम वो करते हैं यहाँ पे। सिक्स स्टेप, अब ये स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, मैं अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगी, एक पेज पे लिखा हुआ उसमें 6 स्टेप भी होंगे। एस्टेब्लिश द क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट इसके बाद आपने जो क्रिटिकल रीजन आएगा उस पर आपने एक्सेप्ट करना होगा या आपने रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट। आपने ये जो है डेफिनेशन पढ़ ली है, ये सारी आपने याद करनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल रीजन, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये सारी डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, ये आपने यहाँ पे याद की होगी तो बस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है अब ये डिफरेंस बिटवीन है, ये भी बेसिकली आपकी डेफिनेशन ही, आपने एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो सबका डिफरेंस लिखना होगा। आज हमने टाइप 1 और टाइप 2 एरर ये वाली डेफिनेशंस देखी हैं, बाकी सारी हमने कल पढ़ ली थी। नेक्स्ट सी पार्ट में है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन साइडेड एंड टू साइडेड टेस्ट। ये भी हमने बेसिकली कल देख लिया था कि वन साइडेड टेस्ट क्या होता है और टू साइडेड क्या होता है। टू साइडेड में टू टेल्ड होता है, वन साइडेड में फर्दर इसकी डिवीजन आ जाती है, लेफ्ट टेल और राइट टेल। ये सारी आपने डेफिनेशंस लिखनी है अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये भी डेफिनेशंस हैं आपकी। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंसेप्ट, ये भी आपकी डेफिनेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट।
एक्सप्लेन हाउ द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड। ये हमने एक टेबल पढ़ा था, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे हम बनाते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नीचे ही उसका लिखा हुआ है हाउ टू फॉर्मुलेट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, state the null hypothesis, null and alternated hypothesis to be used in the testing following claims। अब बेसिकली जो हमारे क्लेम्स होते हैं ये हमारे हाइपोथेसिस ही होते हैं। फर्स्ट है हमारा द मीन। मीन का मतलब है हम म्यू की टेस्टिंग करेंगे। द मीन रेनफॉल एट अ लेक प्लेसेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इज 2.8 इंचेस। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्होंने ना तो कहा है लेस देन, ना ग्रेटर देन, ना एटलीस्ट, ना मोर देन, तो इसका मतलब ये हमारा एच नोट और एच वन क्या बनेगा, इसमें एच नोट बन जाएगा हमारा म्यू इक्वल टू 2.8, ये हमारा एच नोट हो गया, और एच वन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड में नो मोर देन। मोर देन होता तो ग्रेटर देन, नो मोर देन है तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 20%। और अगर हमें ये परसेंटेज की फॉर्म में चीज़ें गिवन होती हैं तो ये हमारा पाई होती है, प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब है पाई लेस देन इक्वल टू 20%, 0.2। ये हमें क्या गिवन है, नल गिवन है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है, ये हमें बेसिकली नल हाइपोथेसिस गिवन है। ऑल्टरनेटिव हम इसका बना लेंगे ऑपोजिट, ग्रेटर देन 0.2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में द प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स। प्रोपोर्शन है फेवरिंग सेनेटर फॉरगन इन अपकमिंग इलेक्शन इज 0.58। अब इसमें हमें बताया हुआ है नहीं है कि आपने लेस देन लेना, ग्रेटर देन लेना, तो इसका मतलब इसमें भी हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस लेना है। ये भी टू टेल टेस्ट है, ये वन टेल है और ये भी टू टेल टेस्ट है। फोर्थ में हमने देखना है ऑन द एवरेज। इसका मतलब है हम एवरेज मीन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। अटेंड स्कूल विद इन, विद इन का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये अब हमें लेस देन इक्वल टू किस में आता है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव में तो नहीं आता, ये हमारा नल हाइपोथेसिस में आता है। ठीक है, ये एच नोट में आ जाएगा, और ये मीन की टेस्टिंग बेसिकली गिवन है। एच नोट इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट आप यहाँ पे 3.8 लिख लेंगे और इसका ऑल्टरनेटिव भी बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने बताना है कि जो स्टेटमेंट है टाइप 1 एरर शो कर रही है, टाइप 2 एरर शो कर रही है। एन इनोसेंट ड्राइवर मे बी हेल्ड बाय अ ट्रैफिक कांस्टेबल। अब ये हमारे पास क्या होगा, एन इनोसेंट ड्राइवर मे बी हेल्ड बाय अ ट्रैफिक कांस्टेबल। वो इनोसेंट था लेकिन वो उसको कांस्टेबल ने पकड़ लिया, तो फिर बेसिकली क्या हो गया, हमारा टाइप 1 एरर हो गया। एक चीज़ ठीक थी लेकिन उसको हमने गलत कह दिया। नेक्स्ट है अ जज कैन एक्विट अ गिल्टी पर्सन। जज जो है छोड़ देता है गिल्टी पर्सन को, मतलब ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 एरर। एक चीज़ गलत थी लेकिन जज ने उसको छोड़ दिया, तो ये हमारा टाइप 2 एरर हो गया। A deserving player may not be selected in the team। एक चीज़ ठीक थी लेकिन उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये हमारा टाइप 1 एरर हो गया। अ बैड स्टूडेंट, एक गलत चीज़ थी लेकिन उसको हमने पास कर दिया, तो ये हमारा टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इसमें है हमारे पास फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडिकेट टाइप 1 टाइप 2 एरर एंड द करेक्ट डिसीजन। एच नोट हमारे पास गिवन है न्यू सिस्टम इज नो बेटर देन द ओल्ड वन। अब ये कह रहे हैं कि न्यू सिस्टम इज नॉट बेटर देन द ओल्ड वन, तो सिचुएशन देखें इसमें से हमारा करेक्ट डिसीजन क्या होगा, टाइप 1 टाइप 2 क्या होगा। अडॉप्ट न्यू सिस्टम व्हेन न्यू सिस्टम इज बेटर। एक चीज़ ठीक है तो उसी को एक्सेप्ट करें, ये हमारे पास ठीक, ये क्या आ गया, करेक्ट डिसीजन आ गया। रिटेन ओल्ड सिस्टम व्हेन न्यू वन इज बेटर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक चीज़ ठीक है लेकिन उसको गलत कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। रिटेन ओल्ड सिस्टम व्हेन द न्यू वन इज नॉट बेटर। एक चीज़ अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ओल्ड सिस्टम को करें और अगर जो है न्यू वाला बेटर नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट डिसीजन। एक चीज़ गलत है तो उसको हम गलती कह रहे हैं, ये टाइप ये करेक्ट डिसीजन है, सॉरी। अडोप्ट अ न्यू सिस्टम व्हेन न्यू वन इज नॉट बेटर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आप जो है अडोप्ट करें न्यू सिस्टम को जबकि वो न्यू वन इज नॉट बेटर। एक चीज़ ठीक नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, सेकंड एज नोट है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, हमारे पास जो कोई न्यू प्रोडक्ट होगी वो कह रहे हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर हमारे पास जो है न्यू प्रोडक्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम उसको
मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन अनसक्सेसफुल। अगर एक चीज़ हमारे पास सही नहीं है तो हम कोई और न्यू चीज़ देखेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। डोंट मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आप जो एक चीज़ गलत है तो उसको आप सही कह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइप 2 एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ये दोनों भी इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, सपोज दैट अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सर्विसेज आस्क टू चेक वेदर एन एग्जेक्टिव इज इमोशनली फिट टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी फॉर लार्ज कंपनी। अब यहाँ पे वो डिसीजन करना चाह रहे हैं कि एक शख्स है, उसको हम प्रेसिडेंसी के लिए सेलेक्ट करें या ना करें। What type of error is committed if the hypothesis that he fits for a job is erroneously accepted? अब यहाँ पे जो है एरर, एररनेसली का मतलब है गलती से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। What type of error is committed if the hypothesis that he is fit for the job erroneously rejected? अब किसी चीज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और जो वो ठीक थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर हो जाएगा। एक चीज़ ठीक है उसको हम गलत कह रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा टाइप 1 एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, द डायरेक्टर ऑफ advertising agency is concerned with the effectiveness of a certain kind of television commercial. What hypothesis he is testing if he is committing type 1 error when he says erroneously that the commercial is effective? अब इसमें हमारे पास जो है ये क्या, इस टाइप 1 एरर जो है वो कैसे बनेगा, कि द कमर्शियल इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, व्हेन व्हाट इज द टेस्टिंग इफ इट ही इज कमिटिंग अ टाइप 2 एरर, व्हाट ही सेज erroneously that the commercial is effective। यहाँ पे बात है commercial is effective। अब बेसिकली आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन द फंडामेंटल प्रोसीजर फॉलोइंग टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस। आपके पास 6 स्टेप्स क्या हैं जो आपने क्वेश्चन में भी यूज़ करने हैं और जो आपके टेस्टिंग के होते हैं। स्टेप्स हमारे हैं, स्टेप्स टू फॉलो व्हेन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने एच नोट को और एच वन को फॉर्मुलेट करना होता है। अगर वो जो टू साइडेड होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर वन साइडेड है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेटर देन का केस आ गया, लेस देन का केस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। अगर 5% गिवन है तो 5%, 1%, जो भी गिवन होगा आपने वो लिख लेना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपने जी लगाना है, टी लगाना है, काय लगाना है, जो भी लगाना है आपने वो लिखना होगा। जैसे कि आप वन टेल कर रहे हो तो आपके पास वन साइडेड के लिए और सिंगल मीन की टेस्टिंग के लिए आपके पास जी का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आप स्टेप में आपने कैलकुलेशंस करनी होंगी, इसमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो उसको कैलकुलेट करके आपके पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ स्टेप में आपने जो सिंगल वैल्यू आपकी जी की आएगी उसको कंपेयर करना होगा टेबल की वैल्यू से। टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपने रिजेक्ट ही एक्सेप्ट करना होगा। Reject is not if z is less than z alpha by 2, z less than z alpha, z greater than z1 minus alpha। इनकी बेस पे आपने कंक्लूजन करना होगा कि आपने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये 6 स्टेप्स आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं या इसको लिख लें अपने रजिस्टर पे। आज कल से हम जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे करना है। ये क्रिटिकल रीजन को आपने